नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नामक के मूल तत्व विषय के चैप्टर नंबर 7 साझेदारी पीढ़ी का विसर्जन अंतर्गत विसर्जन खर्च के संदर्भ में होने वाली प्रविष्टि से आगे की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अब विसर्जन खर्च जो है वो विसर्जन खर्च पीढ़ी चुकाए और पीढ़ी को भुगतना हो। माने जो विसर्जन खर्च है वो विसर्जन खर्च पीढ़ी द्वारा चुकाया जाए और पीढ़ी को ही वो भुगतना हो, तो हमारी प्रविष्टि होगी वसूली खाता उधार और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का विवरण लिखा जाएगा। विसर्जन खर्च चुकाया उसके। अब दोस्तों, विसर्जन खर्च की जिम्मेदारी का कोई साझेदार स्वीकार करे, माने साझेदार द्वारा विसर्जन की जिम्मेदारी स्वीकारी गई हो, तब पहला, यदि विसर्जन खर्च किसी साझेदार को भुगतना हो, माने विसर्जन खर्च की जिम्मेदारी किसी साझेदार को भुगतनी हो और वह माने साझेदार विसर्जन खर्च चुकाए या विसर्जन खर्च का भुगतान करे, तो पीढ़ी की बही में कोई लेखा माने कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी। माने जिम्मेदारी किसी साझेदार ने उठाई है विसर्जन खर्च की और उसके द्वारा ही विसर्जन खर्च का भुगतान किया जाए, तो उससे पीढ़ी की बही में कोई लेखा नहीं होगा। लेकिन विसर्जन खर्च की कार्यवाही की जिम्मेदारी स्वीकार करने के बदले पीढ़ी द्वारा संबंधित साझेदार को उसके पारिश्रमिक की रकम चुकानी हो, तब माने विसर्जन की जो भी प्रक्रिया है, कार्यवाही है, वो पूरा करने की जिम्मेदारी किसी साझेदार ने ली हो और उस काम के बदले साझेदार को रकम चुकानी हो, तो निम्नानुसार प्रविष्टि होगी। दोस्तों, प्रविष्टि होगी वसूली खाता उधार और संबंधित साझेदार खाते का विवरण लिखा जाएगा। साझेदार को विसर्जन खर्च की कार्यवाही करने के लिए पारिश्रमिक की रकम चुकाई, उसके माने पारिश्रमिक की जो भी रकम है वो साझेदार के पूंजी खाते जमा हो जाएगी और उसके सामने वसूली खाता दोस्तों उधार होगा। अब दोस्तों, जिस साझेदार की जिम्मेदारी हो माने विसर्जन की, उस साझेदार ने किए विसर्जन खर्च का भुगतान पीढ़ी ने किया हो, माने पीढ़ी द्वारा विसर्जन खर्च जिम्मेदार साझेदार की जगह चुकाया जाए, तो उसका लेखा होगा संबंधित साझेदार का पूंजी खाता उधार और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का विवरण होगा। पीढ़ी ने विसर्जन खर्च का भुगतान साझेदार की ओर से किया, माने साझेदार के बदले पीढ़ी खर्च चुका रही है। और दोस्तों, ऊपर हमने देखा कि जो पारिश्रमिक साझेदार को चुकाना था वो तो उसकी पूंजी में हमने जोड़ दिया है, उसकी पूंजी खाते जमा कर दिया है, इसलिए अब साझेदार के बदले पीढ़ी खर्च चुकाए तो उसका पूंजी खाता उधार कर कर रोकड़ या बैंक खाता जमा करना होगा। अब सातवां दोस्तों, लोन के संदर्भ में प्रविष्टि। तो साझेदार की लोन चुकाई जाए,
माने साझेदार ने पेडी को जो लोन दी है वो लोन की रकम साझेदार को चुकाई जाए तो प्रविष्टि होगी साझेदार की लोन का खाता उधार और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का या बैंक ऑब्लिक रोकड़ खाते का विवरण होगा साझेदार की लोन चुकाई उसके। अब दोस्तों इस प्रकार आवश्यक सभी प्रविष्टियों का लेखा किस प्रकार होगा वो हमने नमूने के तौर पर देख लिया। अब दोस्तों इसके आधार पर वसूली खाता तैयार किया जाता है और वसूली खाते की जो बाकी ज्ञात हो, शेष ज्ञात हो, उसके वितरण के संदर्भ की प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो दोस्तों वसूली खाते की बाकी लाभ या हानि के रूप में होती है। यह लाभ या हानि साझेदारों के लाभ हानि के प्रमाण में बांटकर उसके चालू खाते अथवा पूंजी खाते ले जाया जाता है। माने चालू खाते अगर हमें रकम में दिए गए हैं तो लाभ हानि खाते माने कि वसूली खाते की जो शेष है लाभ या हानि वो चालू खाते ले जाई जाएगी और केवल पूंजी खाते दिए हैं तो वसूली खाते की बाकी पूंजी खाते ले जाई जाएगी। अब दोस्तों वसूली खाते की शेष लाभ हो माने वसूली खाता तैयार करने पर अंतर उधार पक्ष में आया तो वो लाभ होगा तो उसकी प्रविष्टि होगी वसूली खाता उधार वो साझेदार के पूंजी या चालू खाते का विवरण होगा वसूली खाते के लाभ का वितरण साझेदारों के पूंजी या चालू खाते किया उसके। अब दोस्तों हानि होगी तो उल्टी प्रविष्टि हो जाएगी साझेदार के चालू या पूंजी खाते उधार वो वसूली खाते का विवरण होगा वसूली खाते की हानि का वितरण साझेदारों के चालू या पूंजी खाते किया उसके। माने इस प्रकार लाभ या हानि की प्रविष्टि होगी। अब दोस्तों आगे देखें तो 9वां साझेदारों का चालू खाता बंद किया जाए तब। अब दोस्तों चालू खाता बंद करने के लिए निम्नानुसार प्रविष्टि होगी और विसर्जन के वक्त दोस्तों सभी खाते बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए साझेदार का चालू खाता बंद करके साझेदारों के पूंजी खाते चालू खाते ले जाए जाते हैं और चालू खाते की शेष अगर दोस्तों जमा शेष हो माने जमा बाकी हो तो प्रविष्टि होगी साझेदार का चालू खाता उधार वो साझेदारों के पूंजी खाते का और विवरण लिखा जाएगा साझेदारों के चालू खाते की बाकी पूंजी खाते ले गए उसके। अगर दोस्तों साझेदारों का चालू खाता की उधार बाकी हुई तो प्रविष्टि होगी साझेदार का पूंजी खाता उधार वो साझेदार के चालू खाते का विवरण होगा साझेदार के चालू खाते की बाकी पूंजी खाते ले गए उसके। माने दोस्तों अगर चालू खाते की जमा बाकी हुई तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखी जाएगी और अगर चालू खाते की उधार बाकी हुई तो साझेदार के पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखी जाएगी। दसवां साझेदार का पूंजी खाता बंद किया जाए तब। अब दोस्तों चालू खाते बंद करने के बाद साझेदार के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं और पूंजी खाते बंद किए जाए तब पहला दोस्तों किसी साझेदार की अंतिम उधार बाकी हो और उसके लिए जरूरी रकम रोकड़ में लाए, माने
साझेदार का पूंजी खाता का अंतर जमा पक्ष में हो तो उसे उधार बाकी कही जाएगी, और उतनी रकम साझेदार को लानी होगी, इसलिए वो साझेदार रोकड़ में वो रकम लाए तो प्रविष्टि होगी रोकड़ या बैंक खाता उधार। वो साझेदार के पूंजी खाते का विवरण लिखा जाएगा। साझेदार उसकी पूंजी खाते उधार बाकी की रकम रोकड़ में लाया उसका। माने इस प्रकार साझेदार को रकम लानी हो तो प्रविष्टि होगी रोकड़ या बैंक खाता उधार, और साझेदार का पूंजी खाता जमा किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों साझेदार के पूंजी खाते बंद करने का दूसरा टॉपिक कि अगर पूंजी खाते की अंतिम बाकी जमा बाकी हो, तो माने जमा बाकी होना मतलब वो रकम ले जाएगा, इसलिए उसको रकम जब चुकाई जाए तो प्रविष्टि होगी साझेदार का पूंजी खाता उधार। वो साझेदार के रोकड़ या बैंक खाते का विवरण होगा दोस्तों। साझेदारों की पूंजी खाते की जमा बाकी की रकम चुकाई उसके। माने अंतर की रकम उधार पक्ष में आए पूंजी खाते में तो वो रकम साझेदार को चुकानी होगी, इसलिए साझेदार का पूंजी खाता उधार करके रोकड़ या बैंक खाता दोस्तों जमा किया जाएगा। दोस्तों साझेदारी पीढ़ी के विसर्जन की ऊपर के अनुसार हिसाबी असर देने के बाद सभी खाते दोस्तों बंद हो जाएंगे, कोई खाता खुला रहेगा नहीं। माने सबसे पहले दोस्तों वसूली खाता तैयार होगा, उसके बाद साझेदार के चालू खाते, पूंजी खाते, माने वसूली खाता बंद कर चालू खाते हो तो चालू खाते में आएगा, वरना पूंजी खाते में जाएगा। फिर वसूली खाते के बाद चालू खाते बंद होंगे, चालू खाते के बाद पूंजी खाते बंद होंगे, और अंत में रोकड़ खाता भी दोस्तों सरभर हो जाएगा। अब दोस्तों प्रविष्टि के बारे में 11वां टॉपिक देखें। तो कुछ विशिष्ट व्यवहारों की हिसाबी असर, कुछ विशिष्ट व्यवहारों की हिसाबी असर में पहला, बही में नई लिखी संपत्ति बही में लिखे किसी लेनदार को उसके लेना के संबंध में दी जाए। मानी जो संपत्ति का लेखा बही में नहीं है, ऐसी संपत्ति बही में लिखे लेनदार को दी जाए। तब ऐसी स्थिति में दोस्तों लेनदार की कुल रकम में से ऐसी संपत्ति माने बही में नहीं लिखी है, वो संपत्ति की गिनी कीमत घटाने के बाद लेनदारों की जो बाकी बचे वो चुकानी होगी। जैसे कि माना कि लेनदार 90,000 के हैं, और ये 90,000 के लेनदार जो है उसमें बही में नहीं लिखी संपत्ति बही में लिखे एक लेनदार को 50,000 की कीमत पर उसके लेना पेटे दी जाती है। माने 50,000 के लेनदार को एक नई लिखी संपत्ति दी जाती है। तब दोस्तों हमारे लेनदार 90,000 के थे, उसमें से 50,000 के लेनदार को एक नई लिखी संपत्ति दे दी। तब शेष बची रकम जो है 40,000 वो लेनदार को चुकानी बाकी है। तो ये 40,000 के संदर्भ की प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। वसूली खाता उधार 40,000 और बैंक या रोकड़ खाते का 40,000 विवरण होगा लेनदार को चुकाए उसके। मानी जो संपत्ति का लेखा बही में नहीं है, ऐसी संपत्ति जो लेनदार को दी जाए उतनी रकम टोटल लेनदार में से घटानी है,
और बाकी जो बचे अंतर की रकम जो हो उसकी प्रविष्टि आपको वसूली खाता उधार कर कर बैंक या रोकड़ खाता जमा करके करनी होगी। अब दोस्तों दूसरा संजोग देखें तो बही में नहीं लिखे दायित्व के सामने आंशिक भुगतान पेटे बही में नहीं लिखी संपत्ति दी जाए। अब बही में जो दायित्व नहीं लिखे हैं वो टोटल भुगतान है, उसमें से कुछ भुगतान के तौर पर बही में नहीं लिखी संपत्ति दी जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखें तो माना कि अमूल को चुकाए 40,000 बही में नहीं लिखे हैं, माने अमूल को जो 40,000 चुकाने हैं वो बही में नहीं लिखे हुए हैं, उन्हें 20,000 की माने अमूल को 20,000 की बही में नहीं लिखी संपत्ति दी गई और बाकी रकम चेक से चुकाई। माने दोस्तों अमूल को जो 40,000 टोटल रकम चुकानी थी उसमें से बही में नहीं लिखी हुई एक 20,000 की संपत्ति दी जाती है। तो अभी भी दोस्तों 20,000 अमूल के प्रति भुगतान पात्र रकम बाकी रहती है। तो ये 20,000 की प्रविष्टि होगी, वसूली खाता उधार 20,000 और बैंक खाते का 20,000। विवरण लिखा जाएगा बही में नहीं लिखे लेनदार को चुकाए उसके। अब दोस्तों वसूली खाते का नमूना देखें तो वसूली खाते के नमूने में दोस्तों सबसे पहले दो पक्ष होंगे, उधार पक्ष और जमा पक्ष। दोनों पक्ष में विवरण और रकम के खाने तैयार होंगे। अब जब भी दोस्तों आप वसूली खाता तैयार करो तब सबसे पहले वसूली खाते के उधार पक्ष में फुटकर संपत्ति खाता अंतर्गत सभी संपत्ति आपको लिखनी है, जैसे कि जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, देनदार, लेनी उंडी, अन्य संपत्ति और उनकी कीमत इनर कॉलम डालकर सभी संपत्ति की कीमत का योग आपको आउटर लेना है। आगे हमने जो प्रविष्टियाँ देखी उसमें 2 नंबर में ये संपत्ति खाते बंद करने की प्रविष्टि थी, वसूली खाता उधार और संपत्ति खाते का। लेकिन दोस्तों यहाँ जब भी आप फुटकर संपत्ति दर्शाओ तब उसमें आपको रोकड़ या बैंक की शेष नहीं दर्शानी है, वो खास ध्यान में रखो। उसके बाद दोस्तों जमा पक्ष में प्रावधान खाता माने संपत्ति के सामने जो प्रावधान हुए उसके खाते लिखने होंगे, जैसे कि डूबत ऋण अनामत, घिसाई फंड, देनदार, लेनी उंडी, बट्टा अनामत और उनकी कीमत का योग कर कर वो योग आपको आउटर कॉलम लिखना है। टॉपिक नंबर 3 के ए में हमने प्रविष्टि देखी थी। उसके बाद दोस्तों जो फुटकर दायित्व है उनके खाते वसूली खाते के जमा पक्ष में फुटकर दायित्व खाते के शीर्षक अंतर्गत लिखेंगे। और जिसकी प्रविष्टि हमने देखी थी दायित्व खाता उधार, वो वसूली खाते का, जैसे कि लेनदार, देनी हुंडी, बैंक, ओवरड्राफ्ट, कारीगर लाभ भाग फंड, चुकाना बाकी खर्च वगैरह और उनकी कीमत इनर कॉलम लिखकर योग आउटर देना है दोस्तों, जो 3B के अंतर्गत ये प्रविष्टि हमने देखी थी। उसके बाद दोस्तों जब संपत्ति का विक्रय किया जाए और रकम प्राप्त हो तो वसूली खाते के जमा पक्ष में रोकड़ या बैंक खाते के शीर्षक अंतर्गत ये संपत्ति की प्राप्त रकम लिखी जाएगी प्रविष्टि 4A के हिसाब से। उसी तरह
साझेदार कोई संपत्ति ले गया हो तो वो भी वसूली खाते के जमा पक्ष में साझेदार का पूंजी खाता अंतर्गत जो साझेदार संपत्ति ले जाए उसकी कीमत से लिखी जाएगी प्रविष्टि 4B के आधार पर। अब दोस्तों, अगर बही में न लिखी संपत्ति की रकम प्राप्त हो तो वो भी वसूली खाते के जमा पक्ष में रोकड़ या बैंक खाता के अंतर्गत न लिखी संपत्ति की रकम लिखी जाएगी 4C के आधार पर। अब दोस्तों, रकम प्राप्त हो जाए उसके बाद भुगतान की प्रविष्टि होगी, जिसमें सबसे पहले दोस्तों आपको रोकड़ या बैंक खाता उधार पक्ष में वसूली खाते के लिखकर विसर्जन खर्च की रकम लिखनी होगी। उसके बाद में दायित्व का जो भुगतान हुआ होगा वो उधार पक्ष में रोकड़ या बैंक खाता के शीर्षक में आएगा। उसके बाद साझेदार ने कोई दायित्व स्वीकारा हो तो साझेदार का पूंजी खाता लिखकर वो रकम लिखी जाएगी 5B के आधार पर। और नहीं लिखी संपत्ति का भुगतान किया जाए तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता दर्शाकर नहीं लिखी जिम्मेदारी का भुगतान की रकम 5C के आधार पर लिखी जाएगी। अब दोस्तों, कोई साझेदार को विसर्जन खर्च के बदले पारिश्रमिक देना हो तो वसूली खाते के उधार पक्ष में साझेदार का पूंजी खाता अंतर्गत उसका पारिश्रमिक की रकम दर्शाई जाएगी 6B के 2 के आधार पर। अब दोस्तों, इस प्रकार सभी वसूली खाते का लेखा करने के बाद वसूली खाते का अंतर ज्ञात करना होगा। और दोस्तों, वसूली खाते का जो अंतर है वो आपको उधार पक्ष में प्राप्त हो तो लाभ होगा और जमा पक्ष में हो तो हानि होगी। अगर लाभ है तो उधार पक्ष में लिखा जाएगा साझेदार का चालू या पूंजी खाता, लाभ की रकम का वितरण। और हानि हुई तो जमा पक्ष में लिखा जाएगा साझेदार का चालू या पूंजी खाता 8B के आधार पर। और उसे हानि का वितरण अलग अलग साझेदार का यहाँ लाभ हानि के प्रमाण में दर्शाया जाएगा। इस प्रकार वसूली खाता हमें तैयार करना होगा। दोस्तों, आज हमने सभी प्रकार की प्रविष्टि के बारे में यह पढ़ाई पूरी कर ली है। अब दोस्तों, विसर्जन के वक्त अलग अलग संजोग में कौन सी प्रविष्टियाँ होती है उस संदर्भ में हम आगे के वीडियो में पढ़ाई करेंगे।